Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, I hope that you all will be very well. Students, all in the very first two lectures, we already have completed the unit number 1 of English, and today we are going to start the unit number 2, Chinese New Year. This is the unit number 2, and let me clear that कि आज के हम लेक्चर में अपनी इंग्लिश ए का कुछ पार्ट कवर करेंगे और इसके साथ ही कुछ पार्ट हम इंग्लिश बी का भी कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हमारा जो टास्क है फ्रॉम यूनिट नंबर 2 वो है ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स. इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी. ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स हमने आज के लेक्चर में करने हैं, और जैसे हमने किया था यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन के साथ कि हम उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते थे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हमने उसी तरह से ही वर्ड्स मीनिंग लिखे थे, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लिए थे और हमारे लिए ईजी हो गया था कि हम ट्रांसलेशन को कर लें. तो ऐसे ही सेम यहाँ पर है, मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स तमाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप देखिए और आपके लिए इजी हो जाएगा ट्रांसलेशन को लर्न करना. वैसे मैं आपके लिए पैराग्राफ के पैराग्राफ क्लियर कर रही हूँ हर बार. स्टूडेंट्स, आपको जो यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो ये है कि चाइनीज़ न्यू ईयर यानी चीनियों का नया साल. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल. चीनियों के नए साल के बारे में डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दी गई है, और जो स्टार्टिंग हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि ये जो चीनियों का नया साल होता है ये एक ऐसी छुट्टी होती है जिसको साल के शुरू में मनाया जाता है. क्या मतलब है? चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर. किस लिए किया जाता है? कि जब उनका नया साल शुरू होता है तब वो ये सेलिब्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर. और वो साल कैसे शुरू होता है? उनके ल्यूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी उनके चांद के कैलेंडर के अकॉर्डिंग. ये देखिए ल्यूनर का मतलब होता है चांद का. चांद के कमरी लिहाज से जिनका कैलेंडर स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे हमारा मुहर्रम सफ़र वगैरह स्टार्ट होता है ना, वैसे ही उनका भी चांद के हिसाब से कैलेंडर चलता है. और जब वो स्टार्ट होता है, वो कैलेंडर जब उनका स्टार्ट होता है तब वो ये चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपनी करते हैं. इसके बाद क्या डिस्क्राइब किया गया है इसमें कि इसकी ये जो छुट्टी होती है चाइनीज़ न्यू ईयर ईव की, ये बहुत ज़्यादा अहम छुट्टी समझी जाती है. उन तमाम छुट्टियों में जो अहम तरीन उनको चाइनीज़ फैमिलीज़ को दी जाती हैं किसी भी वजह से. जो अहम तरीन छुट्टियाँ होती हैं उनमें से सबसे अहम छुट्टी एक इसको भी समझा जाता है. और इसको वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, बड़े इज्तिमात करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, अच्छे खाने अलामती खाने बनाते हैं. अलामती खाने से क्या मुराद है ये हम अभी डिस्कस करेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सिम्बॉलिक का मतलब होता है अलामती, गैदरिंग का मतलब होता है इज्तिमा. अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात है कैलेंडर. यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना कैलेंडर, आप इसका कैलेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी उर्दू तकवीम होती है. और वो क्या करते हैं? वो डिस्प्ले करते हैं, नुमाइश करते हैं. वो डेकोरेशन की मुख्तलिफ चीज़ें अपने घरों में वो लगाते हैं, सजाते हैं, और सजावटी नुमाइश वहाँ पर वो करते हैं. फेस्टिव डेकोरेशन भी की जाती है. फेस्टिव का क्या मतलब होता है? खुशी भरा. ठीक है, तो खुशी भरी नुमाइश वहाँ पर अपने घरों में वो चीज़ों को लगा कर करते हैं. अच्छा, इसके बाद ये सब किया क्यों जाता है? इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है, वो क्यों किया जाता है? उनका ये बिलीफ है कि अगर वो ये तमाम चीज़ें ये सब कुछ करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, दूसरे के घर आते जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और वो अलामती खाने खाते हैं, और वो अपने घरों को सजाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उनका ये बिलीफ है कि उनका पूरा साल जब शुरू होना है वो पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात इस पैराग्राफ में है वो ये, और आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि जो चीनियों का नया साल होता है वो कभी भी सेम डे पर नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट डेज पर आता है. डिफरेंट डेज पर वो कैसे आता है? वो 21 जनवरी से स्टार्ट होता है. अगेन रिपीटिंग, 21 जनवरी से 20 फरवरी तक. 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो कभी भी कहीं भी स्टार्ट हो सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो 21 जैन को ही स्टार्ट होगा या वो 20 फेब को ही स्टार्ट होगा. वो 21 जैन से 20 फेब इस दौरान में उनका चीनियों का नया साल स्टार्ट होता है. और जो उनकी सेलिब्रेशंस होती हैं इस साल की, यानी चाइनीज़ न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस करते हैं चाइनीज़, वो तकरीबन उनके पूरे मंथ तक जारी रहती है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है ये फिनिश होता है, और तमाम मीनिंग्स यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे. और इसके बाद अब आपका पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट होता है, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स. अब जो फर्दर आपका चैप्टर बाकी रह रहा है ना, उसमें वो जस्ट ये बता रहे हैं कि चाइनीज़ अपने चाइनीज़ न्यू ईयर को सेलिब्रेट कैसे करते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि वो अपने घरों को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और किस तरह के पहनते हैं वो भी इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब है. पहली बात वो क्या कर रहे हैं कि नए साल शुरू होने से एक दिन पहले, ये ट्रेडिशन है उनका, रवायत है उनकी, कि वो वहाँ पर नया साल को शुरू होने से पहले अपने घरों की वो लाजमी सफाई करते हैं. दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 2. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मीनिंग लिखे हुए हैं.
वो अपने घरों की सफाई करते हैं। जैसे हम अपने ईद पर करते हैं, ऐसे ही वो नए साल शुरू होने से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उनका ये बिलीफ है, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे घरों से तमाम कूड़ा करकट साल के एक दिन पहले घर से बाहर चला जाएगा ना, तो उनका ये बिलीफ है कि तमाम की तमाम बदकिस्मती जो प्रीवियस ईयर की थी वो भी उस कूड़ा करकट के साथ बाहर चली जाएगी। एंड वो मेक श्योर करते हैं कि सफाई एक दिन पहले ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उनका ये भी बिलीफ है कि अगर सफाई लेट हुई और उनको साल के पहले दिन सफाई अगर करनी पड़ी और फिर उनको वो जो कूड़ा करकट और कचरा बाहर निकालना पड़ेगा, तो उनका ये है डर है, उनका एक अकीदा है, उनका एक बिलीफ है कि उसके साथ साथ नए साल की खुशकिस्मती भी बाहर चली जाएगी अगर वो नए साल के पहले दिन पर, यानी नया साल स्टार्ट हो गया, नए साल के पहले दिन पर अगर वो सफाई करते हैं और कचरा बाहर निकालते हैं, तो उनका ये बिलीफ है कि इसके साथ हमारी जो नए साल की खुशकिस्मती थी वो भी बाहर चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी करते हैं कि हमारा एक दिन पहले ही काम कंप्लीट हो जाए, हम सफाई अपनी कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या है कि वो ये भी बात मानते हैं कि इस दिन ब्लैक कलर ना पहना जाए। ड्रेसिंग सेंस में यहाँ पर उनकी यह बात काबिल जिक्र है कि वो ब्लैक कलर को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और ख़ासतौर पर चाइनीज़ न्यू ईयर पर तो, इस ईव पर तो बिल्कुल ही मना करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि ये डेथ से एसोसिएशन है इसकी, इस वजह से वो ब्लैक कलर पहनना अलाउ नहीं करते, बल्कि वो इसकी जगह पर रेड कलर को इनकरेज करते हैं। रेड कलर को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। उनका ये भी बिलीफ है कि जो रेड कलर है ये बैड स्पिरिट्स को, बदरूहों को उनसे दूर भगा देगा। ये देखिए, कस्टडी का मतलब होता है रिवाजी, वार्डो का मतलब होता है दूर रखना या दूर भगा देना। तो वो उनका ये बिलीफ है कि वो उनके बैड स्पिरिट्स को दूर भगा देगा। इसके साथ स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट होता है आपका डेकोरेटिंग द हाउसेस। ये आपके घर की सफाई के बाद पैराग्राफ है कि वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। कैसे करते हैं? वो अपने घरों को सजाने के लिए पोस्टर्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं। पोस्टर्स और साइंस का इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं? उनके जो पोस्टर और साइंस की झंडियाँ जो उनके घरों में लगाई जाती है ना, उसके ऊपर एक टिपिकल वर्ड लिखा होता है फू, ठीक है? और फू का मतलब होता है उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एंड लव, ठीक है? ये उनके नज़दीक फू का मतलब होता है। तो वो अपने घरों में मैक्सिमम झंडियाँ लगाते हैं, मैक्सिमम फ्लैग साइंस पोस्टर्स लगाते हैं जिसके ऊपर ये फू का वर्ड लिखा होता है। शो ये करता है कि उनके घर में हैप्पीनेस आएगी, उनके घर में अच्छी किस्मत आएगी। फूल खरीदते हैं वो भी उनके यहाँ कॉमन प्लेस है, रस्मी है कि वो अपने घरों को सजाने के लिए फूल खरीदते हैं, और ये उनके यहाँ रिवाज भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 4 में जो डिस्क्रिप्शन है वो उनके खानों की है। यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आई कि वो अपने घरों को सफाई कैसे करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आई कि वो सजाते कैसे हैं, और अब आपको डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है कि वो अपने घरों में खाना कौन सा बनाते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर ईव पर। वो यहाँ पर 8, ये मैंने आपसे जब कहा था ना कि मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको अलामती खाने कौन से होते हैं, तो यहाँ इस पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन है। और ये पैराग्राफ भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलामती खाने से क्या मुराद है और क्या मतलब होता है उनका। तो यहाँ पर वो अलामती खाने बनाते हैं। अलामती खाने से मुराद ये है कि वो 8 या 9 डिशेज बनाते हैं अपने खानों में, ख़ासतौर पर इस दिन। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ 8 वर्ड का मतलब है प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, और वर्ड 9 का मतलब है उनके नज़दीक लॉन्ग लास्टिंग। तो इस तरह से मतलब बन जाता है हमेशा रहने वाली, लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली खुशहाली। तो वो 8 या 9 डिशेस बनाना प्रेफर करते हैं ऑन दिस ईव कि हमारे घर में खुशहाली रहे और हमेशा से ही रहे। लाजमी दूसरे के घरों पर आते जाते हैं, वो पार्टेक करते हैं, शिरकत करते हैं अपने दूसरे के घरों में खानों पर, ताकि उनके यहाँ खुशकिस्मती सारा साल बरकरार रहे। इसके बाद आपका पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 5 में वो डिस्क्राइब करते हैं कि इस दिन वो खास तौर पर अपने छोटे बच्चों को पैसे भी देते हैं, रेड कलर का एनवलप में डालकर उनको वो पैसे देते हैं, और ये भी वो प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की ही अलामत समझते हैं इसको। ये इनके यहाँ रिवाज है कि जो मैरिड पीपल होते हैं वो अनमैरिड लोगों को पैसे देते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को पैसे देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये आपको मल्टीपल चॉइस में आता है कि जो रिसिपिएंट है, यानी रिसिपिएंट वसूल करने वाला, पैसे वसूल करने वाला, उस वक्त तक उन एनवलप्स को नहीं खोलता जब तक कि वो अपने घर वापस ना चला जाए। यानी अगर आप किसी के घर गए हो और वहाँ पर आप मेहमान हो, तो होस्ट आपको जाते हुए पैसे देगा, और आपको वो अलाउ नहीं होता उसी वक्त ही खोलना, वो आप अपने घर पर जाकर खोल सकते हो। तो उन एनवलप्स को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। इसके बाद है ऑनरिंग द एनिमल। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6। वो अपने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ऑनर देते हैं। ऑनर कैसे देते हैं वो? कि उनके जो सालों के नाम है ना, वो जानवरों के नाम पर हैं। जैसे
एक ऊँट का साल है, एक सांप का साल है। इस तरह से उनके मुख्तलिफ जानवरों के नाम पर उनके सालों के, उनके ईयर्स के नाम होते हैं। और उनका ये बिलीव भी है इस मामले में, देखिए ज़ोडिएक का मतलब होता है बुर्ज, मुंतकिल, जैसे हम स्टार्स वगैरह पर देखते हैं ना, ये वही वाला बुर्ज ही है। तो उनका ये बिलीव भी है कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल अगर स्नेक के ईयर में पैदा हुआ है ना वो, तो उनका ये बिलीव है कि उसके अंदर उस स्नेक की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी खुसूसियात, उसकी खूबियाँ होंगी, उसके ट्रेड्स होंगे, ठीक है। तो अगर वो उस साल में जिस भी जानवर के साल में जो भी पैदा होता है उसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ना कुछ खुसूसियात होती हैं, ये उनका मानना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 7, बस ये 2 ही लाइन्स पर मुश्तमिल है। और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, चाइनीज़ न्यू ईयर का ओवरऑल इंपॉर्टेंस उन्होंने बताइए कि है क्या, कि चाइनीज़ न्यू ईयर वो ऐसा टाइम होता है तब जब तमाम की तमाम फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और जो साल गुजर चुका, गुजरे हुए ईयर का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें जो भी उनके यहाँ अच्छी बातें हुई होती हैं उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को रीइन्विगोरेट करते हैं। रीइन्विगोरेट का क्या मतलब होता है, अपने आप को दोबारा से ताज़ादम करते हैं, अपने अंदर दोबारा से तवानाई भरते हैं कि हमें अब आने वाले साल के लिए तैयार होना है। इसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर्स का। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स में हम पहले से ही जैसे हमने किया था ना यूनिट नंबर 1 में कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किए थे, दीज आर द आंसर्स ओनली ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस अपनी बुक से देखिए, यहाँ पर जस्ट मैंने आंसर्स मेंशन किए हुए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके हैं व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, ये मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था। द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स ऑन सम डे बिटवीन 21 जनवरी एंड 20 फरवरी, यानी वो 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान में कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिफोर न्यू ईयर्स डे, कि वो चाइनीज फैमिली जो होती है वो थॉरो क्लीनिंग क्यों मुकम्मल सफाई करती हैं अपने घरों की नए साल से पहले। चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिकॉज दे थिंक इट विल रिमूव द बैड लक, वो ये समझते हैं कि ये जो है ये उनके बैड लक को, उनकी बदकिस्मती को रिमूव कर देगी, खत्म कर देगी ऑफ द प्रीवियस ईयर, गुजरे हुए साल की, पिछले साल की, ठीक है। इसलिए वो सफाइयाँ करते हैं एंड विल मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक, और वो अपने घर को रेडी करते हैं टू एक्सेप्ट द गुड लक, गुड लक को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की सॉरी। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई, कौन सा कलर है जो अलाउ किया जाता है, कौन सा कलर अलाउ नहीं किया जाता और रीजन क्या है। ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स रिलेशन विद डेथ, ब्लैक कलर को अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि उसकी एसोसिएशन है डेथ के साथ। रेड कलर इज इनकरेज्ड, जबकि रेड कलर को इनकरेज किया जाता है एज इट टर्न्स अवे बैड स्पिरिट, जैसे कि ये बदरूहों को टर्न्स अवे यानी मोड़ देती है, भगा देती है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, क्या जो डेकोरेशन होती है डोर्स और विंडोज पर वो क्या चीज सिंबलाइज करती है। तो डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस, जो डेकोरेशन डोर्स एंड विंडोज पर की गई होती है वो लक को यानी खुशकिस्मती को और खुशी को शो करती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, क्या सिग्निफिकेंस होती है न्यू ईयर ईव डिनर की। तो इसका आंसर क्या होगा कि न्यू ईयर्स ईव डिनर जो नए साल का डिनर होता है सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी, वो सिग्निफाई करता है प्रॉस्पेरिटी को, खुशहाली को, एंड लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, और हमेशा रहने वाली खुशी को। इट ऑल्सो हेल्प्स द चाइनीज फैमिलीज टू सिट टुगेदर, और ये चाइनीज फैमिलीज को एक मौका भी प्रोवाइड करता है कि वो इकट्ठे बैठ सके। स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 क्वेश्चंस, नाउ वी विल डू 6 and 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, न्यू ईयर्स ये हो गया था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, के जो लिफाफे रकम से भरे हुए होते हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं। द रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी गिवन बाय एल्डर्स, और एनवेलप्स जो दिए जाते हैं बड़ों की तरफ से टू यंगर्स, बच्चों को, सिंबलाइज वो शो करते हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत को, खुशहाली को, फॉर द कमिंग न्यू ईयर, आने वाले साल के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर द चाइनीज फैमिलीज, क्या इंपॉर्टेंस है चाइनीज न्यू ईयर की चाइनीज फैमिलीज के लिए। तो क्या है कि चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चाइनीज न्यू ईयर एक ऐसा वक्त होता है व्हेन द फैमिलीज शुड कम टुगेदर, जब फैमिलीज को इकट्ठे हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, ताकि वो शुक्रिया अदा कर सके फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, उस साल का जो गुजर गया, एंड रीइन्विगोरेट देमसेल्व्स, और रीइन्विगोरेट कर सके, अपने आप को ताज़ादम कर सके फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। स्टूडेंट्स, जो रीइन्विगोरेट का वर्ड है ना, ये आपको मल्टीपल चॉइसेस में आता है,
जब वहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट होता है ना, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, तो ये वहाँ पर अक्षर आ जाता है, तो आपने इस स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। नाउ वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द इंग्लिश बी पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश बी पोर्शन। और इंग्लिश बी पोर्शन में आज हम करेंगे ऐसे राइटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे राइटिंग की कुछ टिप्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आप उनको लेकर चलेंगे डेफिनेटली आपके ऐसे में मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम हाउ द लेंथ शुड बी, किस तरह की होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपकी लेंथ 4 पेजेस विल बी इनफ। ये आइडियल लेंथ होती है आपकी, यानी कि पूरी एक शीट, पहला पेज उसकी ही दूसरी साइड, फिर एक पेज उसी की ही दूसरी साइड, यानी पूरी एक शीट। ये आइडियल लेंथ होती है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मज़ीद लेकर जाना चाहते हैं आगे, तो बस 5 पेजेस कर लें, इससे ज़्यादा हरगिज़ आगे ना लेकर जाएं, वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। इतना 6 या 7 पेजेस में गया हुआ ऐसे उर्दू में अच्छा लगता है, बट इंग्लिश में आपके 4 पेजेस या 5 पेजेस विल बी इनफ। कोटेशन आपके 4 या 5 होनी चाहिए आपके ऐसे के लेंथ के अकॉर्डिंग। 4 पेजेस है तो 4 या 5 कोटेशन विल बी इनफ। इसके बाद आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर है आपके मार्कर का यूज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ज़रूर ये बात मेंशन करना चाहूँगी, आप लोगों को हम ज़रूर सिखाते हैं कि आप 604, 605 मार्कर्स यूज़ करें, इसलिए क्योंकि उससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है। बट अगर आपको उससे लिखना नहीं आता तो आप बिल्कुल भी उसको प्रेफर मत करें कि आप हम 604 और 605 मार्कर्स ही यूज़ करें। राइटिंग आपकी गंदी हो जाए, रफ हो जाए, उससे बेहतर ये है कि आप राउंड टिप मार्कर यूज़ कर लें। अगर आपकी उसके ऊपर ग्रिप है, अच्छी राइटिंग आप कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर, आप कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपका टेंसेस मिस्टेक्स आती हैं। स्टूडेंट्स, अगर 10th के लेवल पर आपके एसे में टेंसेस मिस्टेक्स हो रही हो, आपके मार्क्स बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते हो कि आपका 15 में से 13 नंबर, क्योंकि ऐसा है कि आपको 15 मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको ऐसे 15 मार्क्स का आता है। तो आपके 15 में से बहुत अच्छा ऐसे होना, तो अभी आपके 13-14 मार्क्स आ रहे होते हैं, तो आपको टेंसेस की मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ये आप देखिएगा। इसके बाद आपका आ रहा है ऐसे, ये आपकी चीज़ें हो गई, मेथड हो गया जो आपके लिए ज़रूरी था ऐसे राइटिंग के लिए समझना, क्लियर हो गया होगा होप सो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला ऐसे, और पहला ऐसे है आपका माई लास्ट डे एट स्कूल। माई लास्ट डे एट स्कूल चूंकि स्टूडेंट्स अपने अपने ही करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से खुद से भी सेल्फ राइटिंग में ऐसे तैयार कर सकते हैं। बेहतर ये होता है वैसे कि आप ना 4-5 बुक्स लीजिए, 4-5 बुक्स की मदद से आप अपना एक खुद का ऐसे क्रिएट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखिए, सबसे पहले आप माई लास्ट डे एट स्कूल लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले मेमोरीज डिस्क्राइब करें कि मेमोरीज क्या वैल्यू रखती हैं हमारी लाइफ में, किस तरह से वो हमारे माइंड में वर्क कर रही होती हैं, हमारी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है। उसके बाद आप बताएं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आप ये डिस्क्राइब करें। उसके बाद लास्ट डे मेमोरीज के, जब आपका स्कूल का आखिरी दिन था, यानी आप 10th करके वहाँ से जा रहे थे, फेयरवेल आपको दी जा रही थी, तो वो आपकी मेमोरीज कैसी थी, आपका दिल भारी हो रहा था, आप खुशी फील कर रहे थे या क्या, जो भी आपकी फीलिंग्स वो डिस्क्राइब करें। उसके बाद 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी आपने 12 ईयर्स वहाँ पर स्पेंड किए, नर्सरी प्ले से लेकर 10th तक, तो आपके 12 ईयर्स बने, तो आपका 12 ईयर्स एक्सपीरियंस स्कूल में गुजारने का कैसा रहा, आप ये डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद आप डिस्क्राइब करें डिस्क्रिप्शन ऑफ लास्ट डे, यानी अब आपकी फेयरवेल डे आ गया, आपको अनाउंस किया गया कि इस डे पर फेयरवेल होनी थी और अब आप उस दिन आए हैं तैयार होकर, एंड व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, कैसे सजावट की गई थी, कैसे बैनर्स बर्थडेज वगैरह सजाई गई थी, किस तरह से आपको वहाँ पर ड्रेसेस नज़र आ रहे थे बाकी स्टूडेंट्स के, वो कैसे चेयर अप कर रहे थे, वो किस तरह से हंस रहे थे, कह लगा रहे थे, खुश हो रहे थे, गमज़दा हो रहे थे, वो तमाम आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद है सेगमेंट्स ऑफ फंक्शन। अब आपकी पार्टी स्टार्ट हो गई और उस पार्टी में क्या क्या सेगमेंट्स है, आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ रेसिटेशन से, उसके बाद नात पढ़ी गई, उसके बाद किसी स्टूडेंट ने गजल पढ़ी, किसी स्टूडेंट ने फनी कोई स्किट किया, या जो भी इस तरह से वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आप तमाम सेगमेंट्स के बाद आखिर पर सेगमेंट्स वाले पोर्शन में ही आप इमोशनल स्पीच भी पुट कर सकते हैं कि हमारे 10th क्लास की बिहाफ पर एक स्टूडेंट ने इमोशनल स्पीच की और उसके अंदर उसने क्या क्या कहा, ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल की स्पीच के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कैसे विश किया एट द एंड ऑफ द पार्टी, और उसके बाद लंच कैसे सर्व किया गया, क्या क्या था उसमें, मेन्यू क्या शामिल था, और उसके बाद एंडिंग वर्ड्स में आप डेफिनेटली
ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने स्कूल की तरफ एक अलविदाई नज़र डाली, आपने पूरे स्कूल का राउंड लिया, आप कैंटीन गए, आप लाइब्रेरी गए, आपने अपने क्लासरूम के दोबारा से राउंड्स लिए और आपको वो तमाम की तमाम जो यादें थी, जो मेमोरीज थी, वो आपके ऊपर दोबारा से हावी हो रही थी और आप देख रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा गम फील हो रहा था। आप कैसे फील कर रहे थे, तो आपकी फीलिंग्स को आप एंडिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस तरह से करके आपको 4 to 5 पेजेस की लेंथ इजीली बन जाएगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपके कुछ कोटेशन जो आपको चाहिए होते हैं, यहाँ पे मैंने 4 कोटेशन डिस्क्राइब की हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी कोटेशन अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन वो मोस्ट पावरफुल वेपन है जो कि आप दुनिया को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन जिंदगी की तैयारी के लिए नहीं दी जाती है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, बल्कि एजुकेशन तो अपने आप में एक जिंदगी है। इसके बाद फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज एन एंड, ये आप स्टार्ट में लिख सकते हैं। जब आप ये डिस्क्राइब करेंगे ना लास्ट में मेमोरीज, तब आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज एन एंड, कि हर शुरू होने वाली चीज ने खत्म भी होना है। इसके बाद आपकी फेयरवेल माय फ्रेंड्स, फेयरवेल माय फोर्स, माय लव फॉर दिस, माय पीस फॉर दोस, ये आप कोटेशन ऐसे के लास्ट पर लिख सकते हैं कि मेरी फेयरवेल, मैं अलविदाई कलमात कहता हूँ अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को भी। मेरा जो मोहब्बत है, मेरी जो प्यार है, मेरे फ्रेंड्स के लिए है, माय पीस फॉर दोस्त, और मैं दुश्मनों के लिए भी अमन का मुजाहिरा ही हमेशा करता हूँ। स्टूडेंट्स, दिस विल बी द कोटेशंस फॉर योर एसे माय लास्ट ईयर स्कूल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।